रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए रियलिस्टिकली कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल कर रहे हो। अगर आपके अब जैसे मेरे 3 मॉडल्स हैं, एक है पूरी टेक अवे फोकस जिसमें अराउंड 8-10 सीटिंग है, फिर है अराउंड 40 सीटिंग, फिर है अराउंड 100 सीटिंग। तो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन कहाँ पर है। जहाँ फैमिलीज ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर आप थोड़ा बड़ा डाइनिंग एरिया चाहिए होगा, तो जितना बड़ा डाइनिंग एरिया उतना एक्सपेंसिव। तो अब हमारे जो थे बर्गर रोड के मॉडल्स हैं वो नॉर्मली $250,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ अप टू अराउंड $700,000। Today's guest is coming straight from Australia. From just $80 to building an empire. He is a man behind Burger Road and Thali Restaurant in Australia. If you have ever wondered how to start your own restaurant business, how to scale it, what if I fail, what kind of capital is required, then this story might just change your life. Please welcome Mr. Ishu Singh. Thank you, Ruchi, for having me. I'm very, very grateful to come to this amazing show. Thank you. Welcome to the Ruchi Bhava Show. Thank you, Lovely Ruchi. to have you here. Likewise. So, Ishu, from $80 to 20 plus outlets, I would like to understand the person behind the success. So, Ruchi, the journey definitely wasn't very easy. So, but it's been, I would say, like 20 years I'm working in hospitality, and I've worked as a chef, manager, cook, kitchen hand, and I learned lot of different parts, section of the restaurants, which helped me today to build such a big empire. So, I think it's all about learning and implementing in your life. Awesome. So, Ishu, अगर आज किसी को रेस्टोरेंट ओपन करना है, so what should be the first basic step? I think रुचि का आंसर एक फर्स्ट या 2-3 स्टेप्स नहीं है, इसमें मल्टीपल थिंग्स हैं। फर्स्टली अगर हमें कोई भी रेस्टोरेंट खोलना है, हमें इनसाइड उस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक अगर हम कोई पर्टिकुलर कुजीन का खोल रहे हैं तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि उसकी कहाँ से चीप सप्लाई चेन आएगी, कहाँ से हमारा सस्ता स्टॉक आएगा, हमारी मार्केट कहाँ पर है, हम उस लोकेशन पे अपना ब्रांड लेके जाएं जहाँ पर सच में डिमांड है। एंड टू अंडरस्टैंड रेस्टोरेंट खोलने के लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप शेफ हो, आपको कुकिंग आती है और आप खोल लो वो चलेगा। आपको और भी डिफरेंट सेक्शन अच्छे से समझने जरूरी है। तो जिसमें जैसे मैंने पहले बोला, आपको जो सा कुजीन खोल रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। आज की डेट में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मार्केट करना। अगर आपकी ब्रांडिंग लोगों को देखकर याद नहीं रहेगी और अगर आपने अपने ब्रांड को अच्छे से मार्केट नहीं करा तो लोग आपको नहीं याद रखेंगे। अच्छा फूड, अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी SOPs, अच्छी लोकेशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें एक अच्छा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चलाने के लिए हेल्प करते हैं। So how important is social media and Instagram, word of mouth? Definitely, I think अभी क्योंकि मैंने जब अपना रेस्टोरेंट खोला था उस टाइम सोशल मीडिया की एक वेव स्टार्ट हुई थी। ऐसा नहीं था तब हर रेस्टोरेंट इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बना रहा है या फेसबुक कर रहा है, बट अब ड्यूरिंग लास्ट 8 to 10 ईयर्स मैंने देखा है कि वो एवरी ईयर्स अब वो इंक्रीज ही हो रही है। पहले आपका सोशल मीडिया होता था सिर्फ फेसबुक पे, फिर उसके बाद आपका इंस्टाग्राम आ गया, फिर मेटा एड्स आ गई, फिर ब्लॉगर्स आ गए, अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स वाली आ गई हैं। अब कभी आपका पेज आपको रॉ बनाना है, कई बार आपको HD वीडियोस बनानी है। तो जितना इम्पोर्टेंट, वेदर यू रनिंग योर रेस्टोरेंट, वेदर यू रनिंग योर एनी ब्यूटिशियन और सम एनी अदर बिजनेस, तो हर एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज की डेट में सोशल मीडिया और कंटेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका लोकेशन और खाना अच्छा होना चाहिए। सो इशू, रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए रियलिस्टिकली कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? तो रुचि, जैसे रियलिस्टिकली डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल कर रहे हो। अगर आपके अब जैसे मेरे 3 मॉडल्स हैं, एक है पूरी टेक अवे फोकस जिसमें अराउंड 8-10 सीटिंग है, फिर है अराउंड 40 सीटिंग, फिर है अराउंड 100 सीटिंग। तो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन कहाँ पर है। अगर आपका रेस्टोरेंट बड़ा ऑफिस के पास में है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप स्मॉलर वेन्यू भी खोल सकते हो जहाँ इन एंड आउट आए लेके चलेंगे। अगर आपका रेस्टोरेंट है जहाँ ज़्यादा फैमिली, यस, अगर आपका जहाँ फैमिलीज ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर आप थोड़ा बड़ा डाइनिंग एरिया चाहिए होगा, तो जितना बड़ा डाइनिंग एरिया उतना एक्सपेंसिव। तो अब हमारे जो थे बर्गर रोड के मॉडल्स हैं वो नॉर्मली $250,000 से स्टार्ट हो जाते हैं,
and which is up to around $700,000. $700,000. हाँ जी। तो आपने बर्गर रोड अभी मेंशन किया, व्हाई बर्गर्स एंड हाउ यू बिल्ड दिस? रुचि, जैसे मैं अराउंड अपना बिजनेस करने से पहले 12 इयर्स मैंने एज अ शेफ ही काम करा है। ठीक है। तो जब मैंने देखा ना, मुझे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैंने बड़ी फेस करी कि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते थे, एक रिलायबल स्टाफ उनको मिल नहीं पाता था, या जिसको वो ट्रेन करते थे या जो मेन हेड शेफ होता था वही सब कुछ शो रन करता था, और वो बड़े स्ट्रेस में रहते होते थे कि यार सेल अच्छी नहीं हो रही तो भी हमें हेड शेफ तंग कर रहा है या वो। तो मैंने देखा कि और समझा कि अगर मैं अपना बिजनेस करूंगा ये चीज़ मेरे आगे भी फेस होगी अगर मैं मल्टीपल वेन्यूज खोल लूँगा। तो मैंने कहा मैं वो बिजनेस करता हूँ जहाँ मुझे हाईली स्किल्ड शेफ्स की ज़रूरत ना पड़े। फिर उस टाइम मेरा मन था कि मैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स करूँगा, वेदर आई डू बर्गर्स और वेदर आई डू पिज़्ज़ा। वो बर्गर्स के साथ मेरी थोड़ी कनेक्शन मुझे अपना अच्छा बिल्डअप लगा, बिकॉज मैं काफ़ी इंटू था फ्राइड चिकन बर्गर्स में, बीफ बर्गर्स में। तो जब मैंने वो ट्राई करा एंड इट वर्क वेरी वेल फॉर मी, और मेरा प्लान था कि मैंने उसको मल्टीपल वेन्यूज़ करनी है फ्यू इयर्स में। तो जो मैंने प्लान करा था उसी हिसाब से मैंने अपने स्टेप्स लिए एंड वो वर्क करा मेरे लिए। सो डे 1 से डिसाइड किया था कि मेरे को मल्टीपल रेस्टोरेंट करने हैं? नहीं, मेरा आई थिंक डे 1 से ही मेरा एजेंडा फिक्स था कि जिस दिन मैंने खोला तो मैंने मल्टीपल ही करने हैं, और वैसे ही मैंने विद इन 6 मंथ्स में मैंने अपना सेकंड बिजनेस खोल लिया था, एंड विद इन अ ईयर मेरे 3 हो गए थे। तो मुझे लग गया था कि मेरा अब डायरेक्शन जो मैंने सोची है मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। तो ईशू, जैसे अभी आपने हमें बताया कि चैलेंजेस आए, तो मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सही है, तो पहले हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि चैलेंजेस बहुत है इसमें, क्योंकि आपकी नज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको अपने बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड, इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइब, इट्स नॉट ओनली अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप, और इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्टाफ। आपने एंट्री से लेके एग्जिट तक का सारा सिस्टम होना चाहिए। अगर आप समझो कि नहीं यार मुझे तो किचन के बारे में पता है, मुझे फ्रंट के बारे नहीं पता, तो भी आप फेल हो जाओगे। अगर आपको फूड के बारे में पता है और कस्टमर सर्विस नॉलेज नहीं है तो भी फेल। तो वंस यू रनिंग योर बिजनेस, आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स अच्छे से होनी चाहिए, और जितनी अच्छे से आप ट्रेनिंग अपने स्टाफ को दे पाओगे उतना ही बेटर रहेगा। तो चैलेंजेस आपको राइट स्टाफ हायरिंग, राइट लोकेशन, बिल्डिंग द रेस्टोरेंट अंडर योर बजट, एंड कस्टमर पे रीच आउट होना, और राइट प्रोडक्ट अच्छे प्राइसिंग पे लेना, एंड वो ऐसे काफ़ी सेक्शंस हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल? हम बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। तो आई थिंक सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जब मैंने जैसे अगर मुझे आज कोई बिजनेस करना है अपने रेस्टोरेंट का, और पहली चीज़ है आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि नहीं यार मैं बर्गर्स भी कर सकता हूँ, मैं पेस्ट्री शॉप भी खोल सकता हूँ, मैं पिज़्ज़ा प्लेस भी खोल सकता हूँ। खोल हम बड़ा कुछ सकते हैं, हमने पहले वो देखना है कौन सी चीज़ में हम सर्वाइव करेंगे, और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हम स्टार्ट कर रहे जो हमें कल को सप्लाई चेन में हमें दिक्कत हो। आपने फ्रेंच बेकरी खोली, आपको पता है मुझे फ्रांस से फ्लावर नहीं मिल पा रहा, तो हमने ये देखना है कि क्या चैलेंजेस आएंगे कल को मूविंग फॉरवर्ड, और क्या आने वाले टाइम में कोई इन्फ्लेशन आती है, कुछ आती है, तो हमारा बिजनेस को कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा। आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, क्या मेरी क्लाइंटेज है, उसके बारे आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए, और आपकी क्लाइंटेज कहाँ पर है, कौन सी एज फैक्टर की है। सेकंड, आपने देखना है कि मेरे लिए पास लोकेशन क्या होनी चाहिए। आई थिंक लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन डेफिनेटली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा, अपना इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा बेच रहे हो और आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने चीज़ इटली से, और अगर आपने कोई ऐसे सबर्ब में खोला है जहाँ पर लोगों की कैपेसिटी नहीं है इतने पैसे स्पेंड करने की, डेफिनेटली फेल होएगा, चाहे आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आपने स्केल में जाना है, तो आप वैसे डेंस सबर्ब में जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम है एंड आई वांट कि मैं प्रीमियम लोगों पे रीच आउट करूं, तो आप प्रीमियम सबर्ब्स में करो जहां आपके प्रोडक्ट की वो वैल्यू हो। तो अगर इनिशियली कोई इतना अफोर्ड ना कर पाए, बिकॉज द रेंट्स आर ऑन अ वेरी हायर साइड। हाँ जी, तो आपको प्रोडक्ट भी अपना उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर कई जगह पे आप पिज़्ज़ा लाइक फॉर एग्जांपल आप लाइक $30 का दे रहे हो, कई जगह पे वही पिज़्ज़ा आपको $10 का भी मिल रहा है ना। वो आपने देखना है कि आपके ओवरहेड्स कितने हैं। अगर आपका रेंट कमिटमेंट इज़ वेरी हाई एंड यू कांट अफोर्ड टू सेल चीपर पिज़्ज़ास, तो इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। अगर आपको नंबर्स अपने बिजनेस के समझ नहीं आए
then it's very very risky and then you are in a wrong business. सो अगर लोकेशन हमने फाइनलाइज कर लिया, अच्छा एक लोकेशन ले लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप है हमें एक अच्छा जिसको नॉलेज हो, अच्छे आर्किटेक्ट को जिसको फूड इंडस्ट्री की नॉलेज हो, क्योंकि फिर वो आपका प्लान कर पाएगा, क्योंकि हमें इतनी स्पेस हमें किचन के लिए चाहिए, किस तरह से अगर आपका अच्छा लेआउट है किचन का, वो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर को बड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि किचन में क्या आपके जितने लेस स्टेप्स होंगे आपकी सर्विस उतनी फास्ट होएगी। और अच्छा आर्किटेक्ट आपका प्रोजेक्ट और आपकी विजन को एक रियलिस्टिक लोगों के सामने लाएगा, आपकी अच्छे से ब्रांडिंग जितनी भी उस जगह से हम निकाल सकते हैं वो ब्रांडिंग हम अच्छी कर पाएंगे, आपका अच्छे बजट में बन पाएगा, और एक आपको फिगर बता देगा कि आपका प्रोजेक्ट इतने तक का कंप्लीट आना है, तो आपका नंबर्स आपको हो जाएंगे, आपको पता कि यार इतना मैंने रेंट दे दिया, इतना मैंने बॉन्ड दे दिया, XYZ अमाउंट मेरी अब फिट आउट पे होनी है, और इतना मेरे पास लिक्विड या इतना मेरे पास XYZ अमाउंट पड़ी होगी जो मुझे 6 मंथ्स के लिए फ्लोट होने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ रेस्टोरेंट को सर्वाइव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे अभी आपने एक्सपेंस की बात की, लेट्स से आज मेरे पास 100 रुपीज़ है इशू, तो इस 100 रुपीज़ को मैं कैसे डिवाइड करूं? 100 रुपीज़ अगर आपकी इनकम के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करा है, यू मेड $100 और 100 रुपीज़ आउट ऑफ इट, तो डेफिनेटली वेदर यू रनिंग अ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर यू रनिंग बिजनेस इन इंडिया, द फूड कॉस्ट आर प्रीटी मच सिमिलर, है ना, यू स्पेंडिंग अराउंड 25%, सैलरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो 30%, राइट। और फिर आपके पास यूटिलिटीज आ गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ गए, वेयर एंड टेयर्स आ गए, टैक्सेस आ गए, तो अराउंड यू आर लुकिंग फॉर समवेयर अराउंड, अगर आपकी फूड कॉस्ट अच्छे कंट्रोल में है, सैलरी स्ट्रक्चर कंट्रोल में है, देन यू आर लुकिंग फॉर अराउंड 20%, अदरवाइज यू आर जस्ट प्लेइंग अराउंड नियरली अराउंड 15%, आई वुड से 15% आप अपने पॉकेट में लेके जाओगे। ठीक है, अब लेट्स से मैंने अपनी पॉकेट में ले लिया 20%, ठीक है, अब इस अमाउंट को हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें इसको कभी बैकअप के लिए अपने पास रखना चाहिए? हाँ, देखो री इन्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपना फर्स्ट बिजनेस करा तो मेरा प्लान था कि जितने मैंने पैसे इस बिजनेस पे लगाए हैं, जब तक वो बिजनेस से मैं इतनी इनकम जनरेट नहीं कर लेता या इतने पैसे मैं सेव कर नहीं लेता, तब तक वो मेरा बिजनेस पेड ऑफ नहीं हुआ। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यू पे ऑफ योर बिजनेस। अगर आपका बैंक लोन है या आपने अपने किसी फ्रेंड से लिए हुए हैं या दोस्तों से लिए हैं, फैमिली से लिए हैं, पहले वो बिजनेस पे ऑफ करो, ठीक है, उनकी पेमेंट दे दी, फिर आपके पास जो पैसे आते हैं वो इनकम को री इन्वेस्ट करी जाओ। फिर अपना लाइफस्टाइल ना चेंज करो फर्स्ट फ्यू ईयर्स जैसा आपका लाइफस्टाइल चल रहा है नॉर्मल वैसे ही रहो। ऐसा नहीं है क्योंकि आज आपके पास पैसे है, कल मुश्किल आ सकते हैं कुछ महीने, तो सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है एंड इनकम जनरेट करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपका मॉडल अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है, री इन्वेस्ट, ओपन मोर स्टोर्स। तो मैंने भी ऐसे ही करा, मैंने अपना पहला बिजनेस करा, जो बिजनेस पे ऑफ करा, जो इनकम बनी री इन्वेस्टेड इनटू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब 5 हो गए तो मेरे 5 बिजनेस जब पेड ऑफ हो गए, देन आई स्टार्ट सीइंग द रियल मनी। तो री इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरली जो बिजनेसेस फेल भी इसीलिए होते हैं इशू कि हम लोग एक तो री इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पीपल डोंट नो अबाउट देयर नंबर्स, यस, पीपल डोंट नो हाउ मेनी स्टाफ दे रिक्वायर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये सब चीज़ें कलेक्टिवली एक बिजनेस को फेल करती हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग एकदम प्रॉफिट्स आते हैं, दे बाय हाउस, दे बाय कार्स, दे बाय एक्सपेंसिव कार्स, एग्जैक्टली, एंड या टैक्सेस पे ना करो राइट टाइम पे, तो वो भी बिल्डअप होते रहते हैं। तो इशू अभी हमने बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लाइक आई वांट टू आस्क, लाइक ट्रेडमार्क, लीगल फॉर्मेलिटीज, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए? हाँ रुचि, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बड़े बिजनेसेस को मैं देखता हूँ एंड वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं एंड बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस उसको बना देते हैं, एंड फिर कई रॉन्ग फ्रेंचाइजी या अंडर रॉन्ग लाइसेंसी, और कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस कर लिया या किसी के साथ कर लिया, पेपर वर्क को इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखा। फिर बाद में क्योंकि हर कोई इंसान बिजनेस आपके तरीके से नहीं रन करना चाहता, शॉर्टकट्स चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने अपने बिजनेस को सिक्योर करना है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ट्रेडमार्क होना, आईपी, और ट्रेडमार्क से आपकी ब्रांड सिक्योरिटी हो जाती है, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें ट्रेडमार्क करा सकते हो, वेदर आप अपना डेफिनेटली लोगो,
अगर आप जो सी कंट्री में हो चाहे उसके लिए लोगो कर दो। अगर आपका मन प्लान है एक्सपेंड करने का तो आप इंटरनेशनली भी लाइसेंस ले सकते हो ट्रेडमार्क कराने का। फिर उसके बाद अपने कलर पैलेट्स, अपना लोगो, अपना मेन्यू, यूनिफॉर्म, वो तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट जो जो चीज़ें आपको लगती है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांड के लिए, कि इवन फिट आउट, कि आपको एंटर करते सर लगे कि यस ये फिट आउट तो मेरे ब्रांड जैसा ही है, तो अपने वो आप ट्रेडमार्क करा लो। फिर आपको कल को अगर आपकी कोई कॉपी करता है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हाउ इम्पोर्टेंट इज कस्टमर सर्विस फॉर यू? मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मेरे स्टाफ, कभी भी मैं हायरिंग करता हूँ तो मैं सबको हायरिंग उनके कस्टमर सर्विस लेवल को देख के, उनकी अच्छी गुड कम्युनिकेशन को लेके ही हायर करता हूँ। कि मैं सिखा तो मैं किसी को भी दूंगा। हाँ जी। ऑर्डर लेना इज़ नॉट अ बिग डील, और इवन कुकिंग करना भी बिग डील नहीं है। अगर जो मेरे सिस्टम बनाए हैं अगर आप उसको फॉलो अप नहीं कर रहे, कि अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई वॉक इन हुआ है और आपने उसको तब तक हेलो नहीं करी जब तक आई कॉन्टैक्ट नहीं बना, ये चीज़ें मेरे रेस्टोरेंट में नहीं है। तो आई मेक श्योर द मोमेंट कस्टमर वॉक इन, उसको स्ट्रेट अवे एक्नॉलेज करो, स्ट्रेट अवे हेलो करो, मेक देम कंफर्टेबल। क्योंकि आज की डेट में इफ समवन स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्न मनी इन योर बिजनेस, तो वी हैव टू मेक देम फील स्पेशल, वी हैव टू मेक देम कि उनको वेलकमिंग लगे। एंड कस्टमर सर्विस नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरे बर्गर रोड में, चाहे मैं कॉमो इटालियन रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, चाहे मेरा थाली इंडियन रेस्टोरेंट। So do you train your staff yourself? देखो कुछ चीज़ें ना मैं डेफिनेटली उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमारी वैल्यूज़ हैं हमारे बिजनेस को लेके। एंड बाकी कई चीज़ें अगर मुझे लगता है कि वो नहीं उनसे हो पा रहा, या वो उनके लिए कस्टमर सर्विस उस लेवल की नहीं वो डिलीवर कर पाते, पहले मैं डेफिनेटली खूब ट्राई करता हूँ कि वो समझ पाएँ कि एज अ बिजनेस ओनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स को एक अच्छी वैल्यू और वैल्यूएबल कस्टमर सर्विस देना। अगर वो नहीं समझ आते फिर अनफॉर्चुनेटली मैं फायर कर देता हूँ। That is also not an easy thing. That's definitely not easy, है ना, बट इन दी एंड जब बिजनेस रन कर रहे हैं यू हैव टू बी सम टाइम टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। Of course, only then you can grow. हाँ जी, हाँ जी। इशू हम जैसे बात कर रहे थे स्टाफ ट्रेनिंग की, जब हमारा 1 और 2 रेस्टोरेंट होते हैं देन इट इज़ ईजी, बट जब हम स्केल करते हैं, बिकॉज आई नो यू हैव 20+ आउटलेट्स, कैसे आपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं? तो रुचि, जब हमने फर्स्ट बिजनेस करा था तो प्लान यही था कि सिस्टम्स बनाने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम्स ही हैं, अगर आपके स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तभी आपका स्टाफ सिस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर आपके पास सिस्टम प्लेस नहीं है फिर वो कोई भी डायरेक्शन में चल देंगे, वो कह देंगे हमें तो पता ही नहीं है। हाँ जी। तो सिस्टम्स हेल्प करते हैं आपको बिजनेस करने में। आपका एक बिजनेस है, वेदर यू हैव 5 बिजनेस, तो एक सिस्टम रखो जिसमें आपका ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक सिस्टम होना चाहिए, आपकी वीकली मीटिंग्स होनी चाहिए, आपकी स्टाफ मीटिंग होनी चाहिए, आपके ऑडिट्स होने चाहिए अपना। इवन मैं जैसे कैमरास पे बहुत रहता हूँ, मैं चेक करता रहता हूँ मेरी क्लीनिंग लिस्ट या जो भी ऑर्डरिंग का सिस्टम है ये पर्टिकुलर डेज। तो डेफिनेटली सिस्टम, जब आप स्केल करने लग जाओगे फिर सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते, देन यू डू द राइट हायरिंग, हायर अ गुड एरिया मैनेजर, हायरिंग द स्टोर मैनेजर, देन यू ट्रेन स्टोर मैनेजर, एरिया मैनेजर, वेन्यू मैनेजर्स। तो जो आपकी विजन है या जो आपकी एक्सपर्टीज हैं आप उनको समझाओ, फिर आपने सिर्फ उनसे फॉलो अप लेना है एंड यू वांट कि वो शो रन करे और आप उनको रन करो। सो हाउ डिफिकल्ट वाज दिस फेज? डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी। एंड कहना बड़ा ईजी है कि हाँ आज इतने रेस्टोरेंट हो गए, 18 हो गए, 19 हो गए, ये हो गए। अब नियरली हमारे इवन बर्गर रोड और थाली के स्टाफ भी नियरली अराउंड 300 के करीब है। एंड वो भी इतने लोगों का ब्रेड एंड बटर चल रहा है इन जगहों से। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम सर्वाइव करेंगे तभी वो भी अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ इट्स नॉट ईजी, तो ब्रेन तो चलता ही रहता है। तो एंड आई थिंक नाउ आई एंजॉय, मुझे बड़ा खुशी मिलता है कि बिकॉज सक्सेस गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ किक एज वेल, कि एक विजन थी एंड वो अचीव हो रही है डे बाय डे एंड वी आर गेटिंग देयर। एंड हाँ, तो आई थिंक दैट किक की हेल्प्स यू अपना मूव करते रहो आप आगे। तो कभी किसी ने चीट भी किया है आपको? देखो लाइफ में काफ़ी चीटिंग्स होती रहती हैं एंड वो भी बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, सीखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जब चीट करते हैं आपको पता लगता है कि हमारी गलती थी एंड उससे सीखना इंपॉर्टेंट है। दिल पे लगा के फायदा नहीं है, दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं। ना मेरे तो कभी भी रेस्टोरेंट में कभी भी कुछ होता है या किसी स्टाफ से कोई प्रॉब्लम हुई है या पास्ट में XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आपको दुख लगता है, बट लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, तो आपने मूव ऑन हो जाओ। और बेटर है आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ तो उनको लगे कि अच्छा
हम तो कुछ कर ही नहीं पाए इसका। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रांग हो जाओ एंड अपना आगे अपने फोकस रहो। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों की बात सुनते हैं। हाँ, चैलेंजेस आए, मूव ऑन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी दिल पे लगाने नहीं चाहिए। पहले मैं भी कोई बात होती थी, अच्छा मुझे किसी ने ये बात कह दी, मैं सोचता रहता था, मैं कहा टाइम है किसके पास, है ना, और ना मूव ऑन हो जाए और खोल लो और क्या चक्कर है। अच्छा इशू, फूड बिजनेस में ना वेस्टेज बहुत होता यस, है ना, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज देखो, एक साइड पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, राइट, और अदर साइड रेस्टोरेंट में फूड वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो फूड वेस्टेज तो आई थिंक हमने ज़्यादा ओवर पोर्शन कई जगहों में मैं देखता हूँ। जी हमारे वहाँ पर एक ओकामी जैपनीज रेस्टोरेंट है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन करा हुआ है कि अगर आप वेस्ट करोगे हमारे यहाँ से खाना तो विल फाइन यू। तो आप उतना खाना जितना मर्जी बार लेके जाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी भरी प्लेट दोबारा बिन में जाके फेंक रहे हो। आई थिंक काफ़ी हम ऐसी काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि, है ना, कि ऐसी वेस्टेजेस ना हो। एंड बाकी आई थिंक ये हर एक को अपनी जगह पे अच्छा डिसीजन लेना चाहिए कि जितनी भूख है उतना ही लिखाया जाए, ज़्यादा खाना भी गुड नहीं है। और कभी कोई ऐसा लाइक आया है क्लाइंट या कस्टमर जिसने कंप्लेंट किया और फूड अच्छा नहीं है? हाँ, काफ़ी बार आते हैं। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? देखो कई बार ऐसा होता है कि यू कांट कीप द वर्ल्ड हैप्पी, है ना, हर किसी के टेस्ट बर्ड्स बड़े डिफरेंट होते हैं। एंड कई बार कईयों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड वो चीज़ नहीं हो पाती। एंड कईयों की वैसी आदत होती है कि रेस्टोरेंट में जाके प्रॉब्लम करनी है। एंड तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ, ड्यूरिंग वेरी बिजी टाइम अप टू द मार्क प्रोडक्ट ना बाहर गया हो, तो डेफिनेटली मैं हमेशा अपने कस्टमर का सुनता हूँ और उसी टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि फूड दोबारा रिप्लेस करा दूँ। एंड बट वैसे बहुत मिनिमम ही ऐसा होता है हमारे रेस्टोरेंट में, मेनली तो सभी इंजॉय करके ही जाते हैं। वेरी नाइस, आई थिंक वेरी राइट अप्रोच एज वेल। अच्छा, एक मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, इंडिया में क्या होता है, सिर्फ रेस्टोरेंट हम जाते हैं, हाँ जी, तो हम हमेशा देखते हैं कि दूसरे ने क्या ऑर्डर किया है, राइट, यू नो, उनकी टेबल पे क्या खाना आ रहा है। सो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है? हाँ, बहुत होता है। अभी अभी लेटली मैंने अभी 3 महीने पहले अपना नया रेस्टोरेंट खोला है मेलबर्न में, थाली के नाम से, इंडियन रेस्टोरेंट। और उसमें हम थालीज देते हैं। तो थालीज में मेन है, ऑन्ट्रे है, डेजर्ट है, स्ट्रीट फूड है, और उसमें हम गोलगप्पा देते हैं। और गोलगप्पा इन अ थाली? हाँ जी, तो उसमें हम पानी देते हैं शॉर्ट ग्लास में, उसके ऊपर गोलगप्पा है एंड, है ना, और गोरों ने तो गोलगप्पे ज़्यादा खाए नहीं है एंड वो बड़े हैरान होते हैं कि गोलगप्पे खाने कैसे हैं। तो फिर उनको मैं बताता हूँ और देखते हैं कि वो बोले हमने खाने हैं गोलगप्पे। तो और थाली देख के लोग थाली बहुत ऑर्डर करते हैं, और वो अच्छा भी बहुत है क्योंकि उनको एक प्लेट में सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी। तो हाँ, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी ऐसा होता है। वैसे भी इंडियन फूड सभी लाइक करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो आई थिंक कुजीन बहुत रिच है और बहुत अच्छा खाना है हमारा। हाँ जी, आई थिंक इट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन वन थाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इशू, अब हमने बात करते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी आप रन करते हैं और एक डाइनिंग भी करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रुचि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में को ऑपरेट करना वेरी इजी है एज़ कम्पेयर टू डाइन इन। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स मेनली आप टीनेजर्स के साथ भी रन कर सकते हो, अगर एक आदमी वो शो रन कर ले, एक अच्छा मैनेजर है वो, क्योंकि उसमें सिस्टम्स हैं और कुछ ही चीज़ों, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप प्ले कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी टेस्ट में डिफरेंस होने में कम चांसेस हैं। बट एज कम्पेयर टू व्हेन यू रनिंग अ कुजीन रेस्टोरेंट, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट, उसमें वी हैव अराउंड 150 मेन्यू आइटम्स विच इंक्लूडिंग योर इंडो चाइनीज, मेन्स, वेजिटेरियन, थालीज, डेजर्ट्स एंड ऑल। तो डाइनिंग रेस्टोरेंट में एक तो डेफिनेटली किचन का बहुत बड़ा रोल है, प्लस लोग आ रहे हैं अपने स्पेशल बर्थडेज स्पेशल डेज मनाने, जिसमें बर्थडेज आ गए, एनिवर्सरीज होगी, किटी पार्टीज होगी, एंड तो सबको है कि हमारे कौन सा इवेंट है ना वो बेस्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो उस जगह में तो यू नीड जो एक प्रॉपर एक शो रन कर सके। अभी हमारा 100 सीटिंग रेस्टोरेंट है, वो फुल होता है और सबको सभी 7 बजे आ जाते हैं और सबको उसी टाइम में फूड चाहिए, और किचन की भी एक वही लिमिट है ना। तो और तो आई थिंक रेस्टोरेंट्स को एक स्केल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना स्टाफ, इतनी टीम बनानी बड़ी मुश्किल है। बट एज कम्पेयर टू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, दे आर वेरी इजी टू स्केल।
और रेस्टोरेंट में है कि सर्विस भी एक नेक्स्ट लेवल की चाहिए। 100%। राइट। अभी आपने ना मेन्यू के बारे में बात किया, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि आप अपना मेन्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो मेन्यूज इज़ नॉट ओनली अबाउट फूड को लेके, मैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डेमोग्राफ्स में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे जब मैंने अपना बर्गर्स का मेन्यू डिज़ाइन करा था, तो मुझे था कि अंडर वन रूफ दे कैन गेट लाइक लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। हमारे काफ़ी डिफरेंट वेजिटेरियन बर्गर हैं, नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स हैं, देन वी ऑल्सो सेल लॉट ऑफ चिकन विंग्स, वी ऑल्सो सेल लॉट ऑफ मिल्क शेक्स टू अट्रैक्ट द फैमिली, एंड वी ऑल्सो हैव द लॉट ऑफ फैमिली डील्स एज वेल। Combos like- कॉम्बोज भी हैं और फैमिली पैकेजेस बनाए हैं कि ऑर्डर लाइक 4 बर्गर्स, 2 साइड्स, 1 लीटर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो उससे क्या है, क्योंकि हमारा जो बर्गर्स रोड है वो मेनली ग्रोथ कॉरिडोर्स में है, जहाँ लोगों ने अपने नए अभी घर बनाए हैं, तो हमें वेरी फैमिली फोकस है, तो हमने वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसे ही रखा हुआ है। और मेजोरिटी जो मेरे बर्गर जॉइंट्स हैं उसमें मैंने लीकर लाइसेंस नहीं लिया हुआ। मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक फैमिली एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पर वो आएँ, बर्गर्स एंजॉय करें, शेक्स एंजॉय करें, वो करें। बट जो मेरा थाली रेस्टोरेंट है, इसमें पर्सनली आई एम वेरी बिग टाइम फूडी। तो जब भी मैं अभी आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है। तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ, आई ट्राई टू गो लॉट ऑफ नाइस फैंसी इंडियन रेस्टोरेंट्स की, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। और फिर मैंने देखा यार इतना बड़ा हम इतना कुछ है इंडिया का हमारे पास, क्यों ना हम उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊँ। जब मैंने अभी खोला अपना रेस्टोरेंट, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला यार तू तो वहाँ खोल रहा है जहाँ पर इतने ज़्यादा मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं, और इतना बड़ा मेन्यू, वो तो बटर चिकन और लैम विडलू खाते हैं। मैं कहा नहीं, आई वांट टू ट्राई some nice curries of Goa, some nice curries of Madras, some nice North Indian style chicken। तो हमने जैसे कुछ हमारे पास गोवन करीज भी हैं, हमारे पास चिकन चेटीनाद भी है, हमारे पास साउथ इंडियन स्टाइल प्रॉन्स भी है, देन वी हैव द इंडो चाइनीज, और वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इतना कहते हैं कि थैंक यू कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोला कि हम इतनी डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्राई कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो ये शेफ्स हैं, ये इंडिया के हैं या वहीं से आपने? नहीं, इंडियन शेफ ही हैं, बट कुछ काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं। तो मैंने इस बारी, जब मेरा सेकंड इंडियन रेस्टोरेंट था, तो इसकी हायरिंग बड़ी मुश्किल हुई। मैंने नियरली 30 इंटरव्यूज़ ली थी, एंड फिर फाइनली ये शेफ़ मुझे मिले, और इसका मैंने खाना बहुत बार बनवाया, ट्राई कराया, फिर हमने वो कुछ रेसिपी स्टैंडर्डाइज करी। अब नाउ ही इज़ रनिंग द शो एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो जैसे आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, तो अपना खाना आप खुद भी खा के टेस्ट करते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। मैं काफ़ी बार खाना खुद भी बना के ट्राई करता हूँ, क्योंकि बर्गर रोड का तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी मैं ही हूँ। मैंने ही सारा मेन्यू डिज़ाइन करा है, मैंने ही सारी प्राइसिंग करी है, सब कुछ किचन का सप्लाई चेन एवरीथिंग आई हैव डन इट। और थाली का इज़ वेरी बिगर कुजीन, और उसमें काफ़ी टीम है हमारे पास, जिनके साथ हमने मिलके सारी चीज़ें ट्राई करी, उसको इम्प्रूव करा, उसकी प्रेजेंटेशन पे फोकस करा। अभी लेटली मेरे रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ़ के जज एंडी एलन आए थे लास्ट वीक अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, एंड वो कहते हैं कि हमने आना है, एंड वो आए, एंड इट वाज वेरी सच अ बिग अचीवमेंट कि मास्टर शेफ़ का जज आया, एंड वो 2 घंटे बैठे, उन्होंने खूब खाना एंजॉय करा, जाते हुए बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे के गए। एंड अभी लेटली हम वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटैलिटी मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रॉडशीट, उस पर फीचर हुए हैं। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस एज वेल। सच अ प्राउड मोमेंट। यस। एंड तो हाँ, डेफिनेटली जो हार्ड वर्क हम डाल रहे हैं और जो एक्सपर्टीज डाल रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको। इशू, आपने अभी हमें ये तो बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब आप हमें बताइए कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। रुचि, आई थिंक कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक अपना अच्छे से बिजनेस प्लान बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस ओवर स्पेंड कर दें डिफरेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार ये मॉडल मेरा इतनी अमाउंट में बिल्डअप होना चाहिए, अगर मेरा उतनी, और आपको अपनी ROI पे भी वर्क करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है उसकी रिटर्न कितनी देर तक आएगी। क्योंकि मेजोरिटी, अगर आपकी कोई भी बिजनेस में रिटर्न बिटवीन 2 to 3 ईयर्स में आ जाए, तो वो सक्सेसफुल और अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो काफ़ी लोग काफ़ी लोग क्या, मैं पर्सनली खुद भी बड़ा कैरिड अवे हो जाता था, क्योंकि मुझे खुद फिट आउट करवाने में बड़ा शौक है। अच्छा इंटीरियर होना चाहिए, अच्छी टाइल्स होनी चाहिए, अच्छी सिटिंग एरिया। तो हमें कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं यार एक्सपेंसिव फिट आउट। सेकेंडली, अच्छा फ्लोर प्लान बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। कई लोग अच्छा फ्लोर प्लान नहीं बनाते, मैंने कईयों का रेस्टोरेंट देखा है। एंड उसमें क्या होता है कि अगर आपका अच्छी किचन का लेआउट नहीं है, जहाँ 2 लोग
या 2 शेफ किचन रन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 3 या 4 रखने पड़ते हैं क्योंकि फुट स्टेप हो जाते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, तो एक वो बड़ी कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं। और थर्डली सिस्टम्स को नहीं इम्पोर्टेंस देते कि कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लेना, जिससे किचन फ्रंट ऑफ हाउस से किचन में ऑर्डर जाएगा, किचन को वो डॉकेट या सिस्टम वो कैसे दिखेगा, तो एक ये सिस्टम वेरी है ना, वो नहीं। अपनी सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे आज की डेट में कई बिजनेसेस, या अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे, वो उसके पास हर चीज़ के लिए बजट है बट मार्केटिंग के लिए बजट नहीं है, तो जो कि आज सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मार्केटिंग को नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे। फिर उसके बाद अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छे लोगो, क्लीन लोगो, कि लोगों को सड़क से दिखना चाहिए कि वो लोगो है, और अगर आपका लोगो अगर अच्छा है, रिप्रेजेंट करेगा, प्रोफेशनलिज्म लगता है एंड अच्छी वाइब। अब रेस्टोरेंट में अगर आप गए हो, म्यूजिक नहीं चल रहा, वो ऐसे ही लगेगा कि वाइब अच्छी नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल समझना वेरी इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर अगर आ रहा है, एंट्री से लेके एग्जिट तक का प्रोसीजर होना चाहिए कि कस्टमर आया, अच्छे से ग्रीट करा, उसने ऑर्डर करा, उसको अच्छे से मेन्यू एक्सप्लेन करा, उसको बताया कि यू गो एंड टेक अ सीट, विल ब्रिंग द फूड टू यू। कोई किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो खाना खाए, उससे फॉलो अप करा, कैसा लगा खाना, कैसे आपको हमारे बारे पता लगा। You really asked this? Yes, I do. तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करके है ना, एंड अच्छे से उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा जाए, तो वो कस्टमर आपका रिपीट बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर जो आया ही फर्स्ट टाइम है, तो अगर उसने बोला कि नहीं यार इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो मेक श्योर हम उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अगर कोई कह रहा है नहीं यार आई कम एवरी टाइम, तो हमें पता है कि वो तो रेगुलर है, ही नोज व्हाट्स आवर मिनिमम स्टैंडर्ड इज। तो So this is how you build the loyalty. यस, तो रॉयल्टी ओवरनाइट नहीं बनती है ना, तो उसके लिए ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर कोई हार्ड अर्न मनी, अगर इफ़ आई वांट टू हैव अ लाटे और कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ इन अ मॉर्निंग, सो आई मेक श्योर कि जहाँ पर भी मेरे पैसे जाएं, क्योंकि कॉफ़ी तो मैंने एक ही पीनी है, तो आई मेक श्योर कि वो कॉफ़ी मेरी अच्छी मिले। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट दैट कि यार वो मेरे एक्सपीरियंस अच्छा जाए, क्योंकि मुझे सुबह कॉफ़ी अच्छी चाहिए, मुझे सुबह कॉफ़ी अच्छी नहीं मिली तो मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो डेफिनेटली हर एक ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। हाँ जी। तो जैसे आपका लेट्स से रेस्टोरेंट में एंटर किया, सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन किचन, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? तो हाँ जी, ये जो मेरा फ्रंट ऑफ हाउस और बैक ऑफ हाउस इज़ वेरी क्लोज बाय, और मैंने जो बैक ऑफ हाउस को फ्रंट ऑफ हाउस भी सिखाया हुआ है अपने सभी बर्गर चेन में। एंड तो नॉर्मली दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग बिजी टाइम, क्योंकि कई बार बिजी टाइम पे कई बार ऐसा होता है कोई मिस्टेक्स हुई हैं, अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन ना हो तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कई बार होता है किसी का ऑर्डर गलती से उनसे नहीं डला, या उनके जो चेंजेस थे वो किचन ने वो उस हिसाब से रीड नहीं अच्छे से करे, या वो तो फ्रंट ऑफ हाउस और बैक ऑफ हाउस में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ड्यूरिंग बिजी टाइम आपकी सर्विस फेल हो सकती है। तो उन दोनों में अच्छी ट्यूनिंग रहनी चाहिए। एंड एक जैसे मैं जब भी अपना बिजनेस रन करता हूँ, मैं आई ऑलवेज वांट टू बी अ टीम प्लेयर, और उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता हूँ कि जहाँ कोई किसी को ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटी हेड शेफ है या दिस दैट। आई वांट एक हैप्पी वाइब हो जिसमें एवरीवन वर्क एज अ टीम प्लेयर और एक दूसरे की हेल्प करें। तो मेरे सभी बर्गर चेन में हर एक स्टोर में यही है। तो आप खुद भी वहाँ पे वर्क करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मैं अभी भी करता हूँ मैं। हाँ दैट इज इंस्पायरिंग। हाँ जी, नहीं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कुछ महीने अगर मैं नहीं करता, जब मैं जाता हूँ मुझे लगता है कि हाँ यार ये कितनी चीज़ें तो मैं भूल रहा हूँ, या मुझे उस तरह से मैं वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा जैसे मैं सबको बोलता रहता हूँ। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने टूल्स को ब्रश करते रहना चाहिए। तो हाँ, क्योंकि ऐसा होता है जनरली जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है यार ये काम मेरे लिए नहीं है। हाँ नहीं, आई थिंक ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी फिर प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। कि अगर मैं आज की डेट में पूरा दिन जाके बर्गर जॉइंट में काम कर रहा हूँ तो मेरा पेपर वर्क बहुत पीछे हो जाएगा, या मेरी मीटिंग्स जो होनी है वो पीछे हो जाती हैं। तो इसलिए होता है कि यार ये इसके लिए मैं टीम रेडी कर सकता हूँ, बट वो टीम ये वाला पेपर वर्क नहीं कर सकती। इसलिए अब प्रायोरिटाइज करने लग जाता हूँ मैं, कौन सा काम जो मैंने करना है वो मैं करूँ, या जो मेरा काम एडमिन का काम है वो ऐना करे, या जो एना मेरी वाइफ है। तो एना शी लुक आफ्टर ऑल द एडमिन वर्क, एंड जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और जब मैं नया रेस्टोरेंट खोलता हूँ तो हम दोनों बड़े हैंड्स ऑन है अभी भी, और वहाँ स्टोर्स में काम करते हैं। ओके, सो शी इज आल्सो देयर विद यू? यस,
तो हाँ जी, एना वो बैकबोन है बर्गर रोड और थाली की। हाँ जी, इवन फॉर यू। इवन फॉर मी एज वेल, यस डेफिनेटली। शीशु, हमने सब बात किया, लेकिन आप रेस्टोरेंट बिजनेस में कैसे आए? मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माई हाई स्कूल फ्रॉम चंडीगढ़ एंड मेरा प्लान था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, क्योंकि मैं स्टडीज़ में इतना इंटेलिजेंट नहीं था और मुझे लगता नहीं था कि आई मेड फॉर डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट। तो मैं कहा और भी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो उसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे हमेशा था कि मैं हॉस्पिटैलिटी में ही कुछ करना है। तो फिर मैं अपनी डिग्री करने ऑस्ट्रेलिया गया एंड मैंने वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करा। फिर वहीं से मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब्स करी, यहाँ हॉस्पिटैलिटी में भी करी है, सिक्योरिटी में भी करी है। तो बट हॉस्पिटैलिटी के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा कि मुझे था मैं करियर बनाऊंगा। फिर एक स्टेज पे जाके ऐसा था कि अब सीख लिया जितना सीखना था 12 साल तक, और अपना रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले, अपना फर्स्ट बर्गर रोड ओपन करने से पहले 8 इयर्स मैं एज अ हेड शेफ पोजीशन पे ही काम कर रहा था। तो जब भी डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाओ हमेशा अपने आप को प्रूव करो था कि अब हो गया, नाउ इज़ द टाइम कि इनफ एक्सपीरियंस आ गया है कि अब अपना खोलो। एंड फिर मैंने अपना बर्गर जॉइंट खोला और प्लान करा एंड फिर अब उसको स्केल कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग वेरी वेरी गुड। सुनने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, बट मैंने आपकी स्टोरी भी पढ़ी है एंड उसमें आपने 2-3 चीज़ें ऐसी मेंशन की हैं दैट वाज स्कैरी। हाँ जी, दैट आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए एंड 8 to 9 मंथ्स के लिए आपके पास कोई जॉब ही नहीं थी। बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मेरी एज अराउंड 18 थी। तो यू वर जस्ट 18? हाँ जी, तो 18 थी और उस टाइम इतना एक्सपोजर है नहीं था क्योंकि हम चंडीगढ़ से ही थे एंड कभी जॉब करी नहीं थी। तो राइट तरीके से जॉब अप्लाई करनी भी नहीं आ रही थी हमें, कि हम रेज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं बट रेज्यूमे इतना अपीलिंग नहीं है कि जो उनको दिखना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस था वो है नहीं था किसी तरह का। तो ऊपर से उस टाइम काफ़ी इंडियंस जा रहे थे और वहाँ पर किसी को भी जॉब मिलती थी रेफरेंसेस के थ्रू मिलती थी कि आप किसके रेफरेंस के थ्रू आए हो। तो स्टार्टिंग में आई थिंक कई हमारी भी गलती थी, एक अपना कॉन्फिडेंस नहीं था उस लेवल का, और राइट तरीके से अप्लाइंग कैसे करनी है जॉब्स वो भी नहीं थी। बट जब मिली एंड फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलने लगी थी फिर तो कोई दिक्कत नहीं आई थी फिर, क्योंकि फिर आपके रेज्यूमे में भी आप मेंशन कर सकते हो कि आप मेलबर्न में इस कैफ़े में काम करा है, इस रेस्टोरेंट में काम करा है। एंड स्लोली आपको, क्योंकि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कल्चर था, बट आई थिंक वो टाइम से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको रियल स्ट्रगल की भी है ना वैल्यू होती है कि हाँ यार अभी मेरी फीस भी आ गई है, मेरी और खर्चे भी आ गए हैं। तो ये सब आप खुद मैनेज? हाँ जी, ये सब मैंने खुद मैनेज करा डे 1 से। मैंने फिर इंडिया से कभी पैसे मंगाए नहीं, खुद ही कमाए खुद ही लगाए। सो उस टाइम पे आप कैसे मेंटली स्ट्रांग रहे जब पैसे भी नहीं है, फीस देने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए भी ऑफ कोर्स? हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो मुश्किल था। आई थिंक है ना, आई बीन लकी कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल बना था और सभी एक जैसी थे। हम मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वहाँ बने, तो हर किसी का ऐसा ही स्ट्रगल चल रहा था। किसी को 1-2 दिन की जॉब मिली है, किसी को 5 दिन की मिल रही है। तो वो हमारी एक फैमिली बन गई थी, हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। कभी हमारे एक्सपेंसेस होते थे कि इतना रेंट आ गया, इतना ग्रोसरी का बिल बना है, अगर मेरे पास नहीं है तो वो मेरे फ्रेंड पे कर देते थे। मुझे पता है कि कोई ना, जब मेरे पास जॉब आएगी तो हम उनको कर दूंगा। तो आई थिंक वो बड़े हेल्पफुल रहे। अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया में वही पुराने फ्रेंड्स हैं जो हम काफ़ी एक घर में रहते थे। नाउ वी बिकेम अ फैमिली। तो आई थिंक अच्छा, उस एज में अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाए बड़ा हेल्पफुल रहती है। इन अ टफ फेज में अगर आप इकट्ठे फ्रेंड्स हैं, राइट, तो देन यू विल बी देयर फॉरएवर। यस यस यस। तो इशू, आप मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, बिकॉज 18 ईयर्स में आप बाहर चले गए। राइट, जनरली इंडिया में ऐसे सोचते हैं कि इंडिया से गए बाहर, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो बताइए कि चाइल्डहुड से ऑस्ट्रेलिया का सफ़र कैसा रहा? हाँ, देखो चाइल्डहुड तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो लाइक हम चंडीगढ़ काफ़ी इंजॉय करते थे। इवन मेरा आज बेस्ट फ्रेंड है एंड तो आज उसको पता लगा कि मेरा बर्थडे है एंड ही इज़ कमिंग स्पेशली दिस इवनिंग टू सेलिब्रेट है ना बर्थडे विद मी। So wishing you a very happy birthday. थैंक यू। तो मैं चंडीगढ़ के, मेरे काफ़ी अच्छी मेमोरी रही, बड़े अच्छे दोस्त थे, खेलते रहना, स्पोर्ट्स में काफ़ी थे। तो स्टडीज़ में एज आई मेंशन आई वाज ओके, नॉट वेरी स्टूडियस बट स्ट्रीट स्मार्ट था मैं काफ़ी। एंड व्हेन आई वाज इन ईयर 8 आई यूज्ड टू सेल मोबाइल फोन्स। तो मैंने ईयर 8 में था, जब मैं क्लास 8 में था।
तो तब मैंने अपना फ़ोन सेल परचेज़ का काम करा था, तो मेरी पॉकेट मनी के सारे खर्चे मैं उसी से निकालता था। फिर व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल ईयर 12 में, तो मैंने अपनी सेविंग से स्कूल ट्रिप हमारा गया था साउथ कोरिया, तो वो सारी मेरी सेविंग्स थी और वो मैंने यूज़ करे। तो बिजनेस तो मुझे लगता था मुझे छोटे होते से करना आ गया था, बट वो इम्प्रूव होता रहा डे बाय डे। फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में डिग्री ली, इनफ एक्सपीरियंस लिया इंडस्ट्री का, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। एंड अब हम खोल रहे हैं, अभी हम ऑल्सो ओपनिंग अ वेरी ब्यूटीफुल कॉकटेल बार, वहाँ पर वेरी इटालियन इंस्पायर्ड मेन्यू रख रहे हैं हम। एंड बहुत अच्छा बन रहा है। देन आई एम ऑल्सो ओपनिंग अ वेरी मैसिव सुपर मार्केट एंड मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग। तो आई थिंक हॉस्पिटैलिटी में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स हम न्यू स्टार्टअप भी कर रहे हैं। So what keeps you motivated? आई थिंक सक्सेस, आई थिंक एक आपकी विजन, जब आप एक उम्मीद रखते हो, सोचते हो कि ये चीज़ मैंने करनी है, और वो उसके लिए आप स्टेप्स लेते हो, और आप देखते हो कि वो जब आपने वो ट्राई करा और वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा किक देती हैं। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव मैनिफेस्टिंग। तो मैंने जो भी मैनिफेस्ट करा था अपने लिए, अपनी फैमिली को लेके और अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी भी मैं काफ़ी स्ट्रांगली कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ, एंड आई थिंक कुछ सालों में वो सबके आगे आएगी। We are looking forward हाँ to जी, it. हाँ जी, हाँ जी। That's really inspiring, seriously. So Ishu, before we close, आप यंग जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं या उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, मैं हाईली यही कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से करो, एक्सपीरियंस लो, अच्छे से लर्न करो जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में हो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन में हो, तो उसको इतना अच्छे से करो कि यार मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ ना, या कर रहा हूँ, अगर मैं ये खाना बना रहा हूँ, मुझसे अच्छा तो हेड शेफ भी नहीं बना सकता। मैं यानी पूरी शिद्दत से करो। फिर उसके बाद सोचो कि कैसे इसको मैं आगे सिस्टम्स में फोकस करना है, कैसे मैं इसको आगे अपनी लाइफ में रखना है, क्योंकि जो आदतें बन जाती हैं वो ज़िंदगी भर ही चलती हैं। तो आपने फॉलो करना है कि आप अच्छी आदतें ही फॉलो करो और अच्छे तरीके से अपना काम पे फोकस करो, और उसको जब राइट अपॉर्चुनिटी आए उसको आगे अपना बिजनेस में करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिजनेस से ही काफ़ी चीज़ें अचीव होती हैं। तो फिर डिसिप्लिन कैसे रख सकते हैं? तो डिसिप्लिन तो चाहे है नहीं है, अगर आपने स्केल करना है तो डिसिप्लिन तो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और डिसिप्लिन इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्क पे, वही डिसिप्लिन आपका घर पे भी होना चाहिए, वही डिसिप्लिन आपका अपने आप पे भी होना चाहिए। काफ़ी बार मैं थका होता हूँ, टायर्ड होता हूँ, बट मुझे है कि नहीं यार, मैंने अपना जिम जाना है, मैंने रन करना है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो हेल्पिंग मी अ लॉट फॉर माई मेंटल हेल्थ एज वेल। कई बार आप दिन में इतने डिसीजन लेने होते हैं, आप दिन के 50 डिसीजन ले रहे हो, सब 50 के 50 सही नहीं होते, और आपके 40 भी अगर सही हैं और 10 अगर गलत है, वो मुझे हेड इन करते हैं कि है यार मुझसे वो क्यों गलत हो गया या क्या हो गया। बट कोई चक्कर नहीं है, अगली बार बढ़िया कर लेंगे। तो डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस कर रहे हो। सो यू डू लाइक मेडिटेशन एज वेल? देखो, अभी मैं मेडिटेशन तो नहीं कर रहा, तो बट हाँ, मेडिटेशन आई थिंक मैं जब भी गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, क्या कीर्तन सुनता हूँ, तो मेरा मेडिटेशन वही हो जाता है, क्योंकि मेरा घर काफ़ी क्लोज है गुरुद्वारा साहब के पास, और साथ ही मेरा जिम है। तो बट ये है कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर मैं काफ़ी अपने पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई गो फॉर लाइक वॉक्स पे काफ़ी जाने लग गया हूँ, मैं रनिंग काफ़ी करने लग गया हूँ, फिटनेस पे काफ़ी अच्छा खाना खाने लग गया हूँ। एंड क्योंकि दिस ईयर मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा बिजनेस ओनर, अच्छा बॉस, अच्छा फादर, अच्छा फ्रेंड, अब अपने आप को मैं एवरी ईयर पिछले सालों से बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। Nice. Thank you so much, Ishu, No, for such wonderful conversation. Thank you for coming to my show. Thank you, Ruchi. I'm very, very thank you to you. Thank you everyone for watching and listening to my show. Real people, real talks, real growth. That's the heart of the Ruchi Pahava show. I'll see you in the next episode. Until then, please like, subscribe and share. Please take very good care of yourself.